सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इसी बीच आ रही है कासगंज से खबर, जहां पर निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे पर हादसे का मामला है। हादसे में 10 वर्षीय बालिका से 4 लोगों की मौत हो गई है। खबर आपको बता रहे हैं कासगंज से, जहां पर गांव रामपुर के रहने वाले हैं सभी मृतक व घायल। और इसी के साथ ही साथ कासगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहनपुरा गांव के पास की यह घटना है। कासगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहनपुरा गांव के पास ये घटना है। हादसे में 10 वर्षीय बालिका समेत 4 की बताया जा रहा है। 3 महिलाएं भी उसमें से शामिल हैं। हादसे में एक बालक सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कासगंज से आपको ये खबर बता रहे हैं, 2 महिलाओं को अलीगढ़ के लिए रेफर भी कर दिया गया है। तो देवोत्थान पर्व के चलते मिट्टी लेने गई थी महिलाएं, और इस मिट्टी की ढाई गिरने से कई औरतें और बच्चे दब गए और ये बड़ा हादसा हो गया। पुलिया से पीला मिट्टी का खदान जो है लेने के लिए आए थे, और इसी बीच मिट्टी के धंसने से इतना बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कासगंज से। कितने लोग थे आप? उसमें मट्टी खोदने के लिए गए थे। मट्टी खोदने के लिए उसके बाद धाय पलट गई। कितने लोग थे? 10-12 लोग थे। कुछ लोग ऊपर आ गए और कुछ लोग दब गए। कितने लोग दबे थे इसमें? ये पता नहीं कितने लोग। कितनी अंदाज कुछ ना कुछ महिला? 5-6 लोग। ये लोग मट्टी पोतने के लिए आज कोई फंक्शन होता है, उस चक्कर में वहाँ गए थे मट्टी लेने के लिए, पोतने के लिए अपने घरों में। तो वहाँ जो है दीवार गिरने से जो है ये हादसा क्या पता चला है, जिसमें हमारे यहाँ 9 लोग आए हैं अब तक, जिसमें 4 महिलाओं की मौत हो गई है और 5 की हालत सही है। बरेली से खबर आ रही है, जहां पर बिल्डर राजीव राणा भूमाफिया हुआ है घोषित, और बिल्डर राजीव राणा का गैंग पंजीकृत हुआ है। पीलीभीत बाईपास गोलीकांड का मुख्य आरोपी था बिल्डर। पिछले दिनों हुआ था पीलीभीत बाईपास पर गोलीकांड। बरेली से लखनऊ तक पहुंची गोलीकांड की गूंज। मामले में दोनों पक्षों के बताया जा रहा है कि दोनों ही पक्षों के 37 आरोपी को जेल हुई है। गैंग में गैंग लीडर समेत 33 गैंग के सदस्य हैं शामिल। जल्द ही गैंगस्टर की जो रिपोर्ट है वो दर्ज कराकर कार्रवाई भी की जाएगी। तो मामले में दोनों पक्षों के 37 से आरोपी जेल में हैं, और इसी के साथ ही गैंग में गैंग लीडर समेत 33 जो गैंग के सदस्य हैं वो शामिल हैं। कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही गैंगस्टर की रिपोर्ट दर्ज कराकर उसकी भी गिरफ्तारी होगी, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या से खबर है, जहां पर श्री राम मंदिर को उड़ाने की धमकी पर अलर्ट जारी किया गया है। खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी है और 16 और 17 नवंबर को दी गई है बम से उड़ाने की धमकी। 16 और 17 की तारीख दी गई है। और इसी के साथ ही साथ श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है। एसपी ने मंदिर सहित दर्शन मार्ग का निरीक्षण किया। राम मंदिर की सुरक्षा आम दिनों में भी सख्त रहती है। सुरक्षा घेरे में देखा जा रहा है श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश भी करते हैं, दर्शन करते हैं श्री राम लला के, और अधिकारियों ने कैमरे के सामने बात करने से भी इनकार कर दिया है। जब इस बात की जानकारी जुटाने की कोशिश मीडियाकर्मियों ने की तो कैमरे के सामने से बोलने से भी मना कर दिया। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, श्री राम मंदिर को उड़ाने की धमकी पर पूरा परिसर अलर्ट मोड पर है, और इसी के साथ ही साथ सुरक्षा को और पुख्ता कर दिया गया है। तो राम मंदिर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वैसे तो राम मंदिर की जो सुरक्षा है वो आम दिनों पर भी
सख्त रहती है, लेकिन ऐसी जब खबर आएगी निकल करके तो पूरी तरह से सिक्योरिटी तैनात है। सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते नजर आ रहे हैं। और राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां पर मडियाओं के फैजुल्लागंज में कबाड़ में आग लग गई है। सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां और वेस्ट वेपर कंप्रेस यूनिट में भीषण आग लगी है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर जेसीबी से रेस्क्यू भी किया गया है। और खबर बता रहे हैं इस वक्त आपको कि कबाड़ में देखा जा रहा है कि भीषण आग लगी है और इसी के साथ ही सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हैं। वेस्ट पेपर कंप्रेस यूनिट में भीषण आग लगी है। तो मौके पर जेसीबी से रेस्क्यू किया गया है। मडियाओं के फैजुल्लागंज के कबाड़ मार्केट की घटना बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां और लखनऊ में डेंगू के जो मामले हैं उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है और 6 नए मामले फिर से सामने आए हैं। डेंगू के मरीजों की जो संख्या में कमी 3 महीने में अब तक सबसे कम बताया जा रहा है कि मरीज अब तक डेंगू के कुल 2333 मरीज मिले हैं और नित्य नए मामले देखे जा रहे हैं। मलेरिया के 479 मरीज अब तक की मिल चुके हैं। तो डेंगू के मामलों में अगर देखें तो बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन इन बढ़ोतरी में कहीं ना कहीं कमी भी देखी जा रही है। बीते दिनों 33 मामले निकले थे और अब चूंकि 6 मामले निकल करके सामने आए हैं। और इसी के साथ ही साथ राजधानी लखनऊ से एक और खबर आ रही है, जहां पर महिला आयोग में 2 शिक्षिकाओं ने शिकायत की है। शिक्षक पर शिक्षिकाओं ने बैड टच का आरोप भी लगाया है। तो शिक्षक पर सेल्फी लेने और धमकाने का भी आरोप लगा है। दलपगंज प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिकाओं ने आरोप लगाया। गोंडा के प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिकाओं ने आरोप लगाया है। तो राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर शिक्षिकाओं ने आरोप लगाया है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और राजधानी लखनऊ से इस वक्त की खबर आ रही है। लखनऊ से आपको ये खबर बता देते हैं, जहां पर डेंगू के 6 नए मामले सामने आए हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या में कमी बताई जा रही है। 3 महीने में अब तक सबसे कम मरीज मिले हैं। अब तक के डेंगू के कुल जो आंकड़ों की बात कर ले तो 2333 मरीज मिले हैं। मलेरिया की 479 मरीज मिल चुके हैं, लेकिन बीते दिनों डेंगू के 33 मरीज मिले थे और मलेरिया के भी 33 मरीज थे। अब चूंकि देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कमी भी डेंगू के मरीजों में देखी जा रही है। तो 2333 जो मरीज हैं, अब तक की कुल आंकड़ा जो की है डेंगू के मरीजों का, वो आपको बता रहे हैं। वहीं अगर मलेरिया की अगर बात कर ले तो 479 केस मिल चुके हैं मलेरिया के। तो नए मामलों की अगर बात करते हैं तो फिर 6 जो मरीज हैं वो मिले हैं डेंगू के। हमेशा से देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग निरंतर प्रयास कर रही है, जागरूकता फैला रही है और तरह तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो देखी जा रही हैं। साथ ही साथ डेंगू को लेकर के जो इंतजाम है अस्पतालों में वो भी किए जा चुके हैं। और राजधानी लखनऊ से एक और खबर है, जहां पर महिला आयोग में 2 शिक्षिकाओं ने शिकायत की है। शिकायत है कि शिक्षक पर शिक्षिकाओं ने बैड टच का आरोप लगाया। शिक्षक पर सेल्फी लेने और धमकाने का भी आरोप लगा है। और ये विद्यालय कौन सा है ये भी बता देते हैं आपको।
दलपगंज प्राथमिक विद्यालय की ये शिक्षिकाएं हैं जिन्होंने शिक्षक पर आरोप लगाया है। तो गोंडा के प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिकाओं ने ये आरोप लगाया है। खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से ये खबर है, जहां पर महिला आयोग में 2 शिक्षिकाओं ने 2 महिला अध्यापक ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत है कि जो शिक्षक हैं उन्हें बैड टच करते हैं। शिक्षक पर सेल्फी लेने और धमकाने का भी ये आरोप लगा है। तो गोंडा के प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिकाओं ने आरोप लगाया है। और खबर चित्रकूट से है, जहां पर पुरुषोत्तम इंटर कॉलेज मऊ में आयोजित 2 दिवसीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता समारोह का उद्घाटन हुआ। क्षेत्रीय विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी ने किया है और इस मौके पर विधायक द्विवेदी ने कहा कि चित्रकूट में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। प्रतिभा प्रदर्शन का समुचित अवसर मिले तो चित्रकूट की खेल प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चित्रकूट का नाम गौरवान्वित कर सकते हैं। आगे कहा कि संसाधनों की कमी प्रतिभाओं के विकास में बाधक नहीं बनने दिया जाएगा और हर संभव मदद की जाएगी। वहीं प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश पांडे ने कहा कि प्रतियोगिता का आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना है। आज पूरे जिला की रैली का आयोजन पुरुषोत्तम द्विवेदी इंटर कॉलेज में हुआ, प्राइमरी स्कूलों का, जिसमें सबसे ज़्यादा मऊ ब्लॉक और रामनगर ब्लॉक की छात्राओं ने सबसे बढ़िया प्रोत्साहन किया। मैं वहाँ के अध्यापकों को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे विद्यार्थियों को उसी तरह की शिक्षा दे जिससे लोग विद्यार्थी आगे बढ़ें और भारत देश प्रगति, उत्तर प्रदेश प्रगति पर जाए। क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ, जनपदीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ आज यहाँ माननीय विधायक जी के कार्यक्रमों द्वारा संपन्न हुआ और इसके जो अध्यक्ष हैं, आयोजक हैं, सम्मानित हमारे जिला विशिष्टाधिकारी महोदय हैं और यहाँ संयोजक रैली के खंड शिक्षाधिकारी महोदय मऊ हैं। उनके निर्देशन में जनपद के शिक्षकों ने, व्यायाम शिक्षकों ने, सबने मिल करके इस भव्य क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ कराया। रैली क्रीड़ा प्रतियोगिता 2 दिन यहाँ चलेगी और कल जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इसका संपन्न किया जाएगा। मैं समस्त जनपद के व्यायाम शिक्षकों का, अध्यापकों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बड़े उल्लास के साथ, बड़े सहयोगात्मक रवैये के साथ उन्होंने रैली प्रतियोगिता, क्रीड़ा प्रतियोगिता संपन्न करवाने में अपना योगदान दिया है। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं। शराब घोटाले से जुड़ा सीबीआई का मामला, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट अब 21 नवंबर को करेगा सुनवाई। तो शराब नीति घोटाले को लेकर के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम केजरीवाल मनीष सिसोदिया कोर्ट में पेश हुए और केजरीवाल अन्य नेता वीसी के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए हैं। खबर बड़ी बता रहे हैं आपको, शराब घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, सीबीआई से जुड़ा ये मामला है। साथ ही साथ बता रहे हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट अब 21 नवंबर को इस पूरे जो मामले की सुनवाई है वो करेगा और इसमें पूर्व सीएम जो है केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कोर्ट में पेश हुए हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल के साथ ही मनीष सिसोदिया और अन्य नेता पेश हुए हैं। तो दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं शराब घोटाले को लेकर के। अब राउज एवेन्यू कोर्ट जो की है 21 नवंबर को इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। और आज देव उठनी एकादशी है और इस पर पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, ये भी सुन लेते हैं। कार्यक्रम में सार्वजनिक छुट्टी नहीं होती थी, अवकाश नहीं होता था। ये सौभाग्य भी आप सब लोगों ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ये त्योहार, हमारी जो परंपराएं, जो हमारे पूर्वजों के समय से हम सब जिनको मानते रहे हैं, वो और आगे बढ़नी चाहिए। इसको हमने सार्वजनिक छुट्टी के रूप में भी इगास पर्व को, बूढ़ी दिवाली को घोषित किया है। और आज आप सबके बीच में आकर मुझे
निश्चित रूप से अपार खुशी हो रही है, अपार आनंद हो रहा है। मैं इतनी बड़ी संख्या में आप सबको देख रहा हूं। मैं इस आयोजन की सफलता के लिए जो हमारी यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समिति की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं और साथ में इस क्षेत्र के हमारे कर्मठ जुझारू एवं युवा विधायक मेरे छोटे भाई श्री दुर्गेश्वर लाल जी को भी मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस भव्य आयोजन के माध्यम से आपने न केवल हमारे इस जनजाति और पिछड़े वर्ग के युवाओं की और नौजवानों की खेल प्रतिभाओं को एक सशक्त मंच प्रदान किया है, बल्कि ये हमारी समृद्ध विरासत से जुड़ने और उसे जानने के लिए भी एक अनूठा अवसर है, ये उपलब्ध कराया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, यमुना घाटी का ये क्षेत्र ये न केवल आध्यात्मिक रूप से बहुत समृद्ध है, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से भी इसका अपना एक अलग महत्व है। यह अत्यंत मनोरम है। आज का यह समारोह हमारी यमुना घाटी की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जिसमें हम सब लोग मिलकर इतनी बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठे होते हैं और इस महोत्सव का आयोजन करते हैं। ये आयोजन जहां हमारे जो पारंपरिक खेल है उन खेलों को बढ़ावा देने का माध्यम है, उसके साथ ही कला, संगीत, नृत्य, लोक परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत को भी सहेजने और सजोने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। यह आयोजन निश्चित रूप से इस क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों को जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त माध्यम बनेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के जो समृद्ध हमारी विरासत है, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन परंपराओं को आगे बढ़ाएगा। हमारे युवाओं को भी खेल के माध्यम से उनकी ऊर्जा, उनका सामर्थ्य, उनके व्यक्तित्व का विकास करने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। उन सबको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि ये जो खेल है ये संस्कृति का विकास का एक सशक्त, एक समाज का एक महत्वपूर्ण भूमिका आपस में जोड़ने में भी ये खेलों के माध्यम से हम जुड़ते हैं। एक दूसरे के साथ परस्पर समन्वय होता है, परस्पर मेलजोल होता है और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने भी खेल गतिविधियों को प्रदेश के अंदर बढ़ाने के लिए, सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार हम योजनाएं भी बना रहे हैं, लगातार ऐसे आयोजन भी कर रहे हैं, लगातार इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। खेल संरचना और सुविधाओं के विकास के लिए विशेष निधि की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से विभिन्न स्थानों पर खेल स्टेडियम बनाने हो, प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण हो या अनेक स्टेडियमों का निर्माण हो, मिनी स्टेडियम, छोटे स्टेडियम, बड़े स्टेडियम, इन सभी क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। और इस बार के आम बजट में हमने एक और प्रावधान किया है, एक बड़ी धनराशि 1,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि, ये हमने अपने नौजवानों के प्रतिभा कौशल के लिए, उनके विकास के लिए, खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, कल्चर के लिए, इसके लिए अलग से निर्धारित की है। भाइयों बहनों, आज खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए और उन्हें उचित मंच प्रदान करने के लिए बहुत सारे विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से केवल शहरी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवा अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर पा रहे हैं। अभी हम युवा महोत्सव देहरादून में कर रहे हैं, हम खेल महोत्सव करते हैं, खेल महाकुंभ करते हैं। इन खेल महाकुंभ के माध्यम से नीचे हमारे न्याय पंचायत स्तर से, ग्राम सभा स्तर से अनेक हमारे युवा नौजवान खिलाड़ी भाई खेलते खेलते अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते करते राज्य स्तर पर भाग लेते हैं और राज्य स्तर में भाग लेने के बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं। भाइयों बहनों, क्योंकि ये एक सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे से सबको आने का मौका मिलता है। भाइयों बहनों, हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस बार देवभूमि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला है। पूरे देश के खिलाड़ी हमारे उत्तराखंड में आएंगे और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम अपने राज्य की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में ये राष्ट्रीय खेल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे।
निश्चित रूप से इससे हमारे प्रदेश के युवाओं में खेल के प्रति एक नया उत्साह आएगा। साथ ही प्रदेश के कोने कोने से अनेक प्रतिभाएं इसमें उभर कर सामने आएंगी। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को भी एक ऐसा मंच मिले, हर बच्चे को मंच मिले जहां वो अपने कौशल को संवार सके, अपने सपनों को साकार कर सके। उसके अंदर अगर इच्छा शक्ति है, प्रतिभा है, उसके अंदर योग्यता है, तो सरकार उसको वो सारी सुविधाएं मुहैया कराएगी जिससे कि वो अपने जीवन के सर्वोत्तम को प्राप्त कर सके। भाइयों बहनों, इसको हमारी सरकार द्वारा समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के विकास के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। लोक संस्कृति, लोक नृत्य, लोक कलाएं और पारंपरिक संगीत को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे लोक कलाकारों को आर्थिक रूप से हम सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। उनको जहां आगे बढ़ने के लिए सहयोग की आवश्यकता है सरकार की, हम इस प्रकार की नीति बना रहे हैं। हमने खेल नीति बनाई, उसमें हमारे खिलाड़ियों को खेलने के लिए, जाने के लिए, उनको रहने के लिए, उनके खाने के लिए सभी प्रकार की हमने व्यवस्थाएं की हैं। हम राज्य में आयोजित होने वाले अनेक सांस्कृतिक आयोजनों और पारंपरिक जो मेले हैं हमारे, उनको आर्थिक सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं इस मेले के आयोजन के लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि 5 लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार जनजातीय क्षेत्र को, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में सिंह धामी को, जिन्होंने खेल प्रोत्साहन के लिए बड़ी घोषणा की है, उन्होंने कहा है कि सभी को 50 लाख की जो राशि है राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।